अस्सलाम वालेकुम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम ऑन एंड ऑफ वीकेंड पे कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आई थिंक तमाम लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इग्नोर भी किया जाता है और शायद जिसके बारे में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन उनका लिंक हम टोटली हमारी जो टॉक है आज की, हमारी जो डिस्कशन है आज, वो टोटली डायबिटीज़ के साथ थायराइड प्रॉब्लम्स है। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं कि क्या आप थायराइड को डील करते हैं। तो देखिए, थायराइड अपनी मद में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, एक डिज़ीज़ है, एक वास्ट डिज़ीज़ है जिसके बहुत सारे पहलू हैं और जिसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि थायराइड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। लेकिन बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, जैसे कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है एजुकेशन की, तो मैं समझती हूँ कि मेरे तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्या थायराइड प्रॉब्लम का शिकार डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं, या मेरे वो तमाम मेंबर्स जो इस वक्त सिर्फ थायराइड का शिकार हैं उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या उन्हें कभी जाके आगे, या क्या वो एक हाई रिस्क पे हैं कि वो डायबिटीज़ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि थायराइड प्रॉब्लम वाले पेशेंट आगे जाके उनको डायबिटीज़ हो जाए, या वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो कि टाइप 1 हैं या टाइप 2 हैं, क्या उन्हें आगे जाके थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम एक इंटरलिंक को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है वो वजह, क्या है वो लिंक जिसकी वजह से डायबिटीज़ और थायराइड आपस में लिंक कर जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बात भी बताएंगे कि थायराइड की क्या अलामात होती हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम है, और हम इससे बचने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं और कब करवाने चाहिए। तो ये आज हमारी पूरी वीडियो में हमारा मकसद है इस चीज़ को डिस्कस करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आने वाली तमाम वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्राम। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर थायराइड है क्या चीज़। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि डॉक्टर साहिबा, क्योंकि देखिए हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इस चीज़ को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, थायराइड गले के बीच में, गले के बिल्कुल सेंटर में एक गुदूद है। गले के बिल्कुल सेंटर में एक गुदूद है जो हमारी पूरी बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं, जो हमारी मतलब हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हमारी बॉडी का जो केमिकल निज़ाम है, जो हमारा इसको मैं और किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं कि जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो अंदरूनी सलाहियतें हैं जिसकी वजह से हम एक हट्टे कट्टे तरीके से चलते हैं, उसको थायराइड ग्लैंड में से, यानी कि इस गुदूद में से निकलने वाले दो हार्मोन, जिसे कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, उन्होंने हमारी बॉडी को बहुत हद तक संभाला हुआ है। यानी कि हमारा खाने पीने का मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी थायराइड हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। हमारे दिल का जो कंट्रोल है, हमारे दिल की जो धड़कन है, उसमें भी थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से हमारे जिस्म में ग्लूकोज जाता है, तो जहाँ वो एक इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वहीं थायराइड हार्मोन भी हमारी बॉडी के ग्लूकोज कंट्रोल में रोल प्ले करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ याद रखिएगा ताकि आगे मैं जब आपसे कुछ डिस्कशंस करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। तीसरी बात यह है कि थायराइड हार्मोन हमारे इवन जो हमारे दिमाग का हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हम जो एक अलर्ट होते हैं, हमें सब चीज़ें समझ आ रही होती हैं, उसमें भी थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारी चिकनाई को कंट्रोल करने में, हमारी प्रोटीन को कंट्रोल करने में, हमारे निज़ाम हाजमा को कंट्रोल करने में, आपका जो निज़ाम हाजमा को आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी जो सांस लेने की सलाहियत है उसे कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा आपको जो निज़ाम हाजत होती है, ठीक है, स्टूल पास होना है, आपका जो निज़ाम खराज है, एक्सक्रीशन का जो सारा सिस्टम है, वो भी
उसमें भी थायराइड हार्मोन का एक रोल प्ले होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो शायद एक आम आदमी को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं होती है। तो ये बात समझने की है कि बहुत सारे हार्मोन्स जहाँ रोल प्ले कर रहे होते हैं, वहीं पर थायराइड हार्मोन एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो गई कि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में किस तरीके से हमारी हरकत को, हमारी मूवमेंट्स को, इवन हमारे जो पट्टे हैं उनकी हरकत में भी थायराइड हार्मोन का एक रोल मौजूद होता है। ये बात ज़रूर समझिएगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि आगे जाके जब थायराइड प्रॉब्लम कर रहा है तो वो कौन कौन सी अलामत आपको दे रहा है। ठीक है जी, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पोस्ट करें, मैं आपको कमेंट्स में इसके जवाब देती रहूँगी। प्लीज़ प्लीज़ बी इंटरैक्टिव, क्योंकि ये ऐसे कोई सेशंस होते हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको जवाबात कमेंट बॉक्स में मिलते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि थायराइड जो है वो इटसेल्फ है क्या। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ का थायराइड से क्या लिंक है। सबसे पहली बात करते हैं कि एज यू ऑल नो कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो जब बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ क्रिएट हो जाए, चाहे बॉडी में किसी भी किस्म की, इवन थायराइड हो रहा है या सीलियक डिजीज़ हो रहा है या जोड़ों के मसले हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि आपका जिस्म की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो आपके खिलाफ ही लड़ना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, उन तमाम लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होता है यानी कि जैसे आपके मुल्क की जो फ़ौज है अगर आपके मुल्क के ही खिलाफ हो जाए, यानी कि फ़ौज अगर गद्दारी करे तो फिर आपके मुल्क पे अटैक हो जाएगा। इन द सेम वे आपकी बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है जो हर चीज़ से बचा रही है आपको, अगर वो आपकी बॉडी के ही खिलाफ हो जाए तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो जब वो एक ऑर्गन पे अटैक करती है तो डेफिनेटली वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी अटैक करेगी, यानी कि आपके मुल्क की फ़ौज अगर आपके ही मुल्क के किसी एक शहर पे हमलावर होगी तो तमाम शहर हाई अलर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चांसेस हैं कि जब आपकी फ़ौज एक शहर पे हमला कर रही है तो डेफिनेटली वो दूसरे शहर पे भी कर सकती है। तो इसी तरीके से जिस्म में अगर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है तो हमें फिर तमाम ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए रूल आउट करना पड़ता है। इसीलिए हम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस यानी कि थायराइड ग्लैंड पे भी वो ऑटो इम्यूनिटी अटैक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर देता है, छोड़ देता है और मतलब उसकी अंडर एक्टिविटी हो जाती है। बट बाज़ औक़ात इन सर्टेन केसेस अगर मैं आपको इसकी परसेंटेज बताऊं तो 25% बच्चे जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड लेवल जब कम काम करता है तो इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा काम करते हैं यानी कि ये गुदूद में से जब ज़्यादा सिक्रीशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है ये सब चीज़ें। जो भी चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आस्क, पूछें, 10 दफ़ा पूछें, 100 दफ़ा पूछें, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है जी, तो तकरीबन 25% बच्चे जो कि टाइप 1 डायबिटिक है उनमें चांसेस है कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, और 17 से 30% टाइप 1 डायबिटिक अडल्ट्स, ठीक है, जो एडोलेसेंट में जाके होती है उनको फिर 17 से 30% चांसेस होते हैं कि उनको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो जाती है। ठीक है जी, तो ये वाली कहानी हो गई कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में चूँकि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, इसकी वजह से थायराइड काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती रहूँगी। एक तो ये चीज़ होती है कि टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं, टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई हुई होती है। ठीक है, तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई हुई होती है तो क्या होता है कि जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बॉडी में, आपको पता है कि टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब बॉडी में एक हार्मोन, एक बात याद रखें कि हमारी बॉडी के तमाम मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए तमाम हार्मोन मिलकर काम कर रहे हैं। थायराइड हार्मोन भी काम कर रहा होता है, इंसुलिन भी काम कर रहा होता है, इस तरीके से बहुत सारे जिस्म में हार्मोन्स होते हैं जो कि काम कर रहे हैं। जब एक हार्मोन की ज्यादती हो जाती है, ठीक है,
तो अल्लाह ताला ने हमारा एक मैकेनिज्म बनाया है कि उसी तरीके का काम करने वाला दूसरा हार्मोन अपनी एक्टिविटी को कम कर देता है। ये बात थोड़ी सी जहन में रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी लग रही होगी, हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आपको एक चीज़ इन्फॉर्म की जा रही है कि टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट्स भी थायराइड हार्मोन के कम या ज़्यादा होने का रिस्क उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थायराइड हार्मोन को ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारा काम कोई और कर रहा है, तो अपनी सिक्रीशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। ठीक है जी, आप लोगों के सवालात प्लीज़ मुझे दीजिएगा ताकि मैं इस चीज़ को जो है वो देख भी सकूं और बता भी सकूं कि कैसे जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो थायराइड की डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो इंसुलिन जब थायराइड को सिग्नल दे रहा है तो थायराइड अपनी एक्टिविटीज़ कम कर रहा है। इन द सेम वे बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में थायराइड हार्मोन को भी स्टिमुलस ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। तो द थिंग इज़ दैट अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे हाइपो के होते हैं या हाइपर के होते हैं, तो इसकी कोई स्टैटिस्टिक्स इतनी ज़्यादा नहीं है। दोनों ही के हाई रिस्क पे होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में देयर आर ग्रेट चांसेस कि वो थायराइड डिसऑर्डर का शिकार हो। जिस तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की ऑल्ट्रेशन, शुगर्स की ऑल्ट्रेशन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से देयर आर हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग थायराइड डिसऑर्डर, इन द सेम वे एक हाइपो और हाइपर थायराइड का जो पेशेंट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डायबिटीज़ डेवलप कर सके। तो हमारे वो मेंबर्स जो कि इस वक्त थायराइड प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, चाहे उनका थायराइड कम काम कर रहा है चाहे उनका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, उनके अंदर एक रिस्क मौजूद है कि वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाए। वो कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि जो हाइपर के पेशेंट है यानी कि जिनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि जिस्म में जो बनने वाली इंसुलिन है, ठीक है, नॉर्मली एक बंदा है उसे हाइपरथायराइडिज्म हो गया अचानक से, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन हाइपरथायराइडिज्म हो गया। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस एंड दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया है तो एक नॉर्मली जो पेंक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही है, उस इंसुलिन की जो जैसे ही वो सिक्रीशन होती है खून में आता है तो उसके काम करने की सलाहियत को, उसकी ज़िंदगी को थायराइड हार्मोन कम कर देता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन अगर 2 मिनट के लिए जो सिक्रीट हो रही है, एक इंसुलिन का लेवल आया है वो 2 मिनट रहता है तो उसको आधा कर देता है, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। जाहिर है जब वो रहेगा कम तो काम भी कम करेगा। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि शुगर की जो अपटेक है, आपको पता है इंसुलिन नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसुलिन डेफिशिएंट होता चला जाएगा तो ऐसे पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अच्छा, लेकिन अगेन दिस थिंग इज़ नॉट अ टाइप 1 डायबिटिक, दिस इज़ ऑलवेज अ टाइप 2 डायबिटीज़। अगर ऑटो इम्यूनिटी नहीं है और किसी और वजह से थायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ है तो देयर इज़ a chance of hyperthyroidism leading to type 2 डायबिटीज़। इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता जब कम आती है तो इंसुलिन के सिग्नल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर जब इंसुलिन ज़्यादा होना शुरू होती है फिर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो थायराइड हार्मोन जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी प्रोमोट करता है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि थायराइड हार्मोन्स जब ज़्यादा होते हैं जिस्म में, जब हाइपरथायराइडिज्म में हर तरफ एक अफरा तफरी मची होती है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, जैसे मैं भी आपको अलामात बताऊंगी, तो उसकी वजह से गट में यानी कि जो आपका निज़ाम हाजमा है, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इंसुलिन के मुकाबले में तो वो भी शुगर की तरफ लेके जाता है। तो सद्देबाब ये है कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट थायराइड के लिए उसको बी अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि थायराइड क्या काम करता है। ठीक है, दे कैन कॉज, इसके लिए कोई फिक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि ये सिर्फ हाइपो ही इतने में कराएगा या ये सिर्फ हाइपर कराएगा, नहीं, दे कैन बी एट रिस्क, क्योंकि ये एक ऑल्ट्रेशन ऑफ द लेवल होता है कि वो अगर ऑटो इम्यून टाइप 1 ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं और टाइप 2 जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बट अगेन वेरिएशंस आर देयर। ठीक है, अब सवाल ये है कि अलामात कौन कौन सी होती हैं कि जिससे पहचान हो कि आया एक डायबिटिक पेशेंट को ये कैसे पता चले कि उसकी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हाइपो के हैं या हाइपर के हैं।
तो देखें, जैसे कि मैंने आपको फंक्शंस बताए कि थायराइड हार्मोन किस तरीके से काम करता है जिस्म में, उसी फंक्शंस को जहन में रखिएगा कि जब थायराइड हार्मोन काम करना कम कर देता है तो आपके जिस्म की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, यानी कि आपके जिस्म का जो काम करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो स्लो हो जाता है। उसके चक्कर में क्या होता है, खाना देर से हजम होता है, स्टूल देर से पास होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है, जो आपकी निज़ाम हाजमा की जो नाली होती है वो बहुत स्लोली खुलती है और स्लोली बंद होती है, जिसकी वजह से हाजमा देर से होता है, कब्ज़ रहती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो हर वक्त एक नींद जैसी तारी होती है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थकन महसूस करते हैं। ठीक है, हाथ पाँव में एक कमज़ोरी, एक लागरपना, लेथार्जिक, टायर्डनेस, दिमाग सुन, ये तमाम वो अलामात हैं जो कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं तो दे आर इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ भी है, शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं, क्या आए मुझे पता नहीं क्यों हर वक्त थकन रह रही है, मुझे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हूँ मैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हर डायबिटिक पेशेंट को ये अलामात है तो उसको थायराइड है, वी हैव टू रूल आउट। ठीक है, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर फटीग, लेथार्जी या हर वक्त सोते रहना, कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी रीजंस है, बट अगर किसी को ये मल्टीपल सिम्टम्स एक साथ नजर आ रहे हैं तो वी हैव टू रूल आउट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या कि आपके मसल्स भी जो है वो मतलब आपके अंदर एक चुस्ती नहीं रहेगी, आपके अंदर एक एक्टिविटी नहीं रहेगी, आपका वर्जिश करने का दिल नहीं चाहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स जब बहुत ज़्यादा निढाल होते हैं, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री की तरफ आ जाता है, वर्जिश नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी शुगर्स फिर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा शुगर्स बढ़ना शुरू होती हैं तो वो और ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं कि वो हाइपोथायरॉयडिज्म और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक डिजीज जब दूसरे के साथ लिंक्ड होती है तो डेफिनेटली वी हैव टू कंट्रोल बोथ, तो वाइस वर्सा दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात हाइपोथायरॉयडिज्म में याद रखिएगा, हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स को जो क्लासिकली प्रेजेंट किए जाते हैं कि उनमें वजन बढ़ता चला जाता है और वो खाना कम खाते हैं। जाहिर है आपका जिस्म का हाजमा काम नहीं कर रहा, स्टूल पास नहीं हो रहा है, आप एक लेथार्जिक है तो भूख भी नहीं लगती, आपका भूख के प्रोसेस भी नहीं हो रहा है। तो ये वाला मैकेनिज्म, यानी कि जो लोग कम खा रहे हैं लेकिन वजन बढ़ रहा है, लेथार्जिक हो रहे हैं और जो है वो नींद आ रही है हर वक्त, चुस्ती ख़त्म हो गई है, फटीक बहुत ज़्यादा है, मसल्स पेन बहुत ज़्यादा है, फटीक बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को थायराइड के लिए रूल आउट करना। अभी मैं आगे बताती हूँ कि कौन से टेस्ट हमने करने। इन द सेम वे हाइपरथायरॉयड को अगर देखा जाए तो ये पूरा ऑपोजिट होता है। एक डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा अगर वेट लॉस की कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनको नींद नहीं आती है, सारी सारी रात जागते हैं, ठीक है, उनका वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है, जिस्म में समझें कि मैकेनिज़्म बहुत रैपिड होना शुरू हो जाते हैं, आपने खाया यहाँ और आपको हज़म फ़ौरन हो गया, बिकॉज आपके जो सारा निज़ाम हाजमा है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जो काम 5 मिनट में होना चाहिए वो 1 मिनट में हो जाता है, जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो 4 मिनट में हो जाता है। तो आपका जो जिस्म है वो बहुत एक्टिवली वर्किंग कर रहा है। बाज़ औक़ात जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के पेशेंट्स डायरिया की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि खाना खाया, मोटिलिटी नहीं है, डायरिया हो जाता है। नर्वस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं लेकिन ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों का जो है वो वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उन्हें। और एक जो क्लासिकल अगेन वही चीज़ है जिस तरह हाइपो में बताया, इसमें भूख बहुत लगती है लेकिन वज़न कम होता है, खाना बहुत खाते हैं लेकिन वज़न गिरता चला जाता है। इसके अलावा हाथों में ऐसे करके ट्रेमर्स आते हैं। तो ऑल दीज आर साइंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एक डायबिटिक पेशेंट्स को ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि यू आर एट रिस्क ऑफ थायराइड डिजीज़। दे कैन बी हाइपोथायरॉयड, दे कैन बी हाइपरथायरॉयड, बट यू हैव टू रूल आउट। तो एक डायबिटिक पेशेंट को कब रूल आउट करना चाहिए, कैसे रूल आउट करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको डायग्नोसिस के टाइम पे और इसके बाद एनुअली थायराइड के लिए जो टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करवाने चाहिए। अब उन टेस्ट में क्या होते हैं,
टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हम यूजुअली एंटीबॉडी टेस्टिंग कराते हैं। उस टेस्ट का नाम है NT-TPO एंटीबॉडी टेस्ट। अगर आपको ये नाम ना समझ में आ रहा हो तो या तो आप, अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे पास डिटेल्स बता सकते हैं सारी। आई कैन गिव यू द टेस्ट, आई कैन गिव यू द मेडिसिन इफ़ यू आर हैविंग थायराइड प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ और थायराइड दोनों की ट्रीटमेंट में मिला के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। NT-TPO एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, इसका नाम हमारे ग्रुप पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हम ये चेक करते हैं कि आया, इससे तो हमें ये पता चलता है कि ऑटो इम्यूनिटी है, ये ऑटो इम्यूनिटी हाइपर करा रही है या हाइपो करा रही है। उसके लिए एक थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। थायराइड प्रोफाइल में 3 चीज़ें होती हैं, एक TSH होता है, एक T3 होता है और एक T4 होता है। समझने के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आपके जो गुदूद है उसमें से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है T3 और T4, और उसको जो कंट्रोल करने के लिए हार्मोन हमारे ब्रेन से निकलता है उसका नाम होता है TSH। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस कर रही होती हैं। कैसे, थोड़ी सी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं चाहूँगी कि एजुकेशन कंप्लीट दी जाए। जब गुदूद में से T3 T4 बाहर निकलता है तो वो कैसे निकलता है, ब्रेन सिग्नल देता है, ठीक है। एक नॉर्मली एक हेल्दी इंसान को ब्रेन से TSH हार्मोन निकलता है और वो इसको सिग्नल देता है कि T3 T4 चाहिए बॉडी का निज़ाम चलाने के लिए, ठीक है। तो एक चेक एंड बैलेंस रहता है। जब T3 T4 प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो TSH का काम कम हो जाता है, फिर जब ज़रूरत होती है तो TSH फिर सिग्नल देता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर एक हाइपोथायरॉइड का पेशेंट है, ठीक है, हाइपोथायरॉइड का पेशेंट है जिसका थायरॉइड ग्लैंड ड्यू टू डायबिटीज़ काम करना छोड़ रहा है, तो उस सूरत में थायराइड में से हार्मोन नहीं निकलेंगे, यानी कि आपका जो T3 और T4 का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है मुसलसल सिग्नल देता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ TSH, यानी कि ऐसी सूरत में आपका TSH बहुत बढ़ा हुआ होगा। तो आपकी लैब एनालिसिस T3 T4 कम है, TSH ज़्यादा है, यू आर अ केस ऑफ हाइपोथायरॉइड। लेकिन ये जजमेंट इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं जिसे हमें देखने होते हैं। एक और बात, हाइपरथायरॉइडिज्म में T3 T4 चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो TSH को सिग्नल ये जाता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा है, अब ज़रूरत नहीं है ऊपर से किसी सिग्नल की, तो TSH की जो प्रोडक्शन है दिमाग के अंदर वो कम होती चली जाती है। TSH कम है, T3 T4 ज़्यादा है, केस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस वेरिएशंस भी आती हैं जिसमें ब्रेन का कोई इशू आ गया, कोई और प्रॉब्लम है, तो ये एक थायराइड की पूरी डिटेल है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वॉटर, ये हमारे टॉपिक से बाहर है। डायबिटीज़, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, नाउ यू ऑल नो कि किस तरीके से कब टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं उनको हम एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस थायराइड प्रोफाइल कंप्लीट करवा लेते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद एनुअली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। अगर हमें थायराइड हार्मोन्स के कोई एरर मिलते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि 6 मंथ में उनकी स्क्रीनिंग दोबारा की जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें हैं कि थायराइड डायबिटीज़ के साथ क्यों लिंक्ड है, क्या अलामात हैं, कौन से टेस्ट कब कब होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों की मालूमात डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म से मैंने आप तक डिलीवर कर दी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये आगाही कुछ लोगों के लिए नई होगी, कुछ लोगों को ये बात, कुछ चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होंगी। बट स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। आखिर में जाते जाते एक लास्ट मैसेज, ज़ियादतीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी सेहतमंद तरीके से गुजारें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके फीडबैक की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।